जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एसआर एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा का सामाजिक विज्ञान, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय 9 तक हम लोगों का अध्ययन हो चुका है। आज पढ़ना है अध्याय 10, जिसका शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। तो देख लेते हैं नए साम्राज्य और राज्य के अंतर्गत क्या है। तो यहाँ लिखा है अरविंद राजा बना। अरविंद राजा बना, ये है अरविंद। ये राजा कहाँ बना? तो अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया है। ये लड़का अपने स्कूल में नाटक खेले जाने हैं इसके स्कूल में, तो नाटक में ये राजा की इसको चुना गया कि ये राजा बनेगा। ये सोच रहा है वेशभूषा शाही होगा। अगर हम राजा बनेंगे तो वेशभूषा हमारा शाही होगा। मूँछों पे ताव देते हुए बाहर निकलेंगे और रूपहले यानी चमकीले धमकीले कागज़ से लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो इसे कितनी हैरानी हुई जब इससे बताया गया। इससे बहुत हैरानी हुई जब इसको बताया गया कि इसको बीड़ा भी बजाना पड़ेगा। इसको बीड़ा भी बजाना पड़ेगा, एक संगीतज्ञ राजा की भूमिका अदा करना है। तब ये सोचने लगा वह कौन हो सकता है जो बैठकर बीड़ा भी बजाया करता था। वह कौन राजा हो सकता है जिसकी भूमिका हमको अदा करना है। अब अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? देख लेते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। तो अरविंद किसकी भूमिका अदा करने जा रहा है? समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ये अशोक का स्तंभ लेख है जो इलाहाबाद में लगा है। इससे समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जो इलाहाबाद का अभिलेख है, अशोक अभिलेख। यह एक विशेष प्रकार का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा। इस अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं यानी प्रशंसा कहते हैं। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया था। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या थी। हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। इसमें ये प्रशस्ति बताती है कि कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा को एक योद्धा जो युद्धों को जीतने वाला राजा होता है, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। मतलब ये प्रशस्ति का मतलब ही प्रशंसा होता है। तो प्रशस्ति अभिलेख में कवि क्या किया है कि राजा की भरपूर प्रशंसा किया है। जैसे योद्धा को के रूप में, युद्ध को जीतने वाले राजा के रूप में, विद्वान के रूप में तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखिए जो लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं प्रशस्ति अभिलेख में, वैसे उसी का एक अंश दिया गया है। नीचे देख लेते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त। यहाँ देखिए योद्धा समुद्रगुप्त। अब इसमें इसकी क्या प्रशंसा की जाएगी। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में लिखा जा रहा है, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों
कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यहाँ तो हिंदी में हम पढ़ेंगे तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा किसी भी अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव, अगर किसी हथियार से इसके शरीर पर घाव लग जाता है, घाव भर जाता है तो दाग हो जाता है, जब घाव ठीक होता है तो दाग हो जाता है, दाग से भरे होने के कारण भी यह अत्यंत सुंदर दिखता है। समुद्रगुप्त अत्यंत सुंदर दिखता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ दिया है, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है, एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है और दूसरे को एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र, अब देखिए पृष्ठ नंबर, मानचित्र 7 पर है, पृष्ठ नंबर 105 पर है। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। चलिए बाद में दिखा देते हैं आपको, बाद में दिखा देंगे, तो आगे पढ़ लेते हैं तब तक। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। एक कवि है हरिसेन, ये अपनी पुस्तक में 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियाँ कैसी थी इसका वर्णन कर रहा है। देखिए इसमें, इस वर्णन में क्या लिखा है। तो मानचित्र में हरे रंग से जो क्षेत्र आच्छादित किए गए हैं, उस क्षेत्र में आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो यहाँ दिए गए हैं, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन की अनुमति दे दी थी। यानी कि समुद्रगुप्त आर्यावर्त के उन 9 शासकों को हराया था और उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक को हराया था। इनमें से कुछ की राजधानियां दिखाने के लिए मानचित्र पर आपको दिखाएंगे, लाल बिंदु दिया गया है। इन सब ने हार कर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था, जिससे समुद्रगुप्त उन्हें फिर से शासन के लिए अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा। अब पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा आपको बैंगनी रंग से मिलेगा। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ, जिसका अध्याय हम 5 में अध्ययन कर चुके हैं। तटीय पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे, जिसे हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे ना, जो व्यापारी वर्ग के लोग आते थे, तो ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और लास्ट में है बाह्य इलाकों के शासक, जो बाहरी इलाके के शासक होते थे, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। आप देखेंगे तो नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया था। तो ये है मानचित्र 5। इस प्रमुख नगर और राज्य हैं। अब इसमें देख लेते हैं।
ये दिया है आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य, आर्यावर्त। यहाँ दिया है नगर, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर। गुप्त वंश से कितने नगर जीता था, ये लाल रंग से रंगा गया है, नगर को काले रंग से रंगा गया है, आर्यावर्त हरे रंग पे है, बाहरी राज्य फिरोजी पे है, आंतरिक पिंक पे है। तो आंतरिक देख लेते हैं, ये रहा इसका आंतरिक राज्य। ये पूरा 7 सिस्टर को ले लीजिए, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये रहा नेपाल आपका, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका आंतरिक राज्य था। बाहरी राज्य कौन सा था, तो बाहरी राज्य ये श्रीलंका है और इधर आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ये बाहरी राज्य के अंतर्गत था जिसे समुद्रगुप्त ने जीता था। आर्यावर्त वाला राज्य कौन था, तो ये बीच में यूपी बिहार वाला क्षेत्र आपका आर्यावर्त का क्षेत्र था। नगर, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर, ये देखिए ये सारे के सारे नगर हैं जो गुप्त शासकों द्वारा जीता गया था। ये वाला इसका अपना है, ये चोल, कांचीपुरम, पल्लव, मदुरै, पांचेर, चालुक्य, ऐहोल, ये सब इसी के हैं। सातवाहन, भरूच, पल्लवी, उज्जैन, प्रयाग, कन्नौज, मथुरा, थानेसर, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये था मैप जिसे आप लोगों ने देख लिया, जिसमें दिया है आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य, आर्यावर्त, नगर और गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर। आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ दिया है वंशावलियाँ, तो वंशावलियों के अंतर्गत क्या है देख लेते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी कि परदादा, प्रपितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। जो ये प्रशस्ति है ये किसके बारे में बता रही है, तो उसके प्रपितामह यानी परदादा, फिर पितामह दादा, फिर पिता, और उसकी माता के बारे में बताता है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की, ये कुमार देवी कहाँ की थी, लिच्छवीगढ़ की थी। और पिता चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के थे, पहले शासक थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की जिनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख होता है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। तो गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने गुप्त वंश की नींव रखी, गुप्त वंश की स्थापना की, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की थी कि उसके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया है। यहाँ दिया है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से जो गुप्त वंश है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये जो ईसा मसीह के पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत है, उसे कौन जोड़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त राजा द्वितीय जो था, ये शकों पर विजय के प्रतीक में, जब शकों पर विजय प्राप्त किया था तो उसके प्रतीक में विक्रम संवती को स्टार्ट किया था।
तब इसकी स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी इसी के साथ धारण की थी। इसी के साथ विक्रमादित्य की विक्रम संवत शुरू किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची है। चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, इससे जानकारी मिलती है कि उसके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उसका जो दरबार है विद्वानों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। अध्याय 11 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ लेते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित। ये हर्षवर्धन कौन है और ये हर्षचरित क्या है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासक के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी। हर्षचरित के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के बारे में लिख रहे हैं। इनकी रचना है हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। संस्कृत में लिख रहे हैं उनकी जीवनी 1400 साल पहले। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री जो तीर्थ यात्री ह्वेन-त्सांग आया था, उसके बारे में हम लोग अध्ययनों में पढ़े थे। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है अपनी बुक में। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्षवर्धन अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बन गए। उनके बहनोई कन्नौज, ये पेज नंबर 105 पे है, कन्नौज के शासक थे। पेज नंबर 105 पर कन्नौज को आप लोगों को दिखाए थे। ये है कन्नौज, यहाँ के शासक उसके बहनोई थे। थानेसर का शासक कौन था? तो थानेसर का शासक बन गया था हर्षवर्धन। इसके हर्षवर्धन का बड़ा भाई और उसके पिता की जब मृत्यु हो गई तो थानेसर का शासक बन गया। कन्नौज का शासक उसके अपने बहनोई को बना दिया। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। देखिए, हर्षवर्धन शासक बन गया था। ये देखिए, थानेसर का अपने बहनोई को बना दिया था कन्नौज का। तो कन्नौज में जो इसके बहनोई थे, इनको बंगाल के शासक मार दिए थे। जो बंगाल का शासक था, इनके बहनोई को मार डाला तो हर्षवर्धन ने कन्नौज पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। मतलब थानेसर के साथ साथ कन्नौज पर भी कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और बंगाल का जो शासक था उस पर आक्रमण कर दिया। जो इसके बहनोई को मारा था उन पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। पूर्व में जितनी सफलता इसको पूर्व की दिशा में मिली थी उतनी सफलता किसी और दिशा में नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। अब हर्षवर्धन इधर देखिए, हर्षवर्धन थानेसर का राजा है, अपने बहनोई को कन्नौज का बनाया है। बंगाल के शासक जो हैं इसके बहनोई को कन्नौज में ही मार डालते हैं।
अब हर्षवर्धन जो है बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल पर आक्रमण करने के तत्पश्चात इसको जीतकर अपने अधीन कर लिया। कन्नौज को तो जीता ही जीता, साथ ही साथ बंगाल को भी जीतकर अपने अधीन कर लिया। अब ये हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़ने जा रहा है, जहाँ इसको पुलकेशिन वगैरह मिलेंगे। दक्षिण की तरफ बढ़ने जा रहा है, जहाँ इसको पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अब दक्षिण भारत में पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन इनके बड़े भाई और पिता की मृत्यु के बाद कन्नौज का राजा इनके बहनोई को तथा थानेसर के राजा के रूप में इनको बना दिया गया था। थानेसर पर इनका राज स्थापित हो गया था और कन्नौज पर इनके बहनोई का। तो कुछ दिनों के बाद बंगाल का शासक आया और कन्नौज में इनके बहनोई को मार डाला। फिर अब कन्नौज को बंगाल वाले अपने कब्जे में ले लिए। फिर कुछ दिनों के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त किया। उसके बाद बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल के शासक को मार डाला। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली है। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब उत्तर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए हैं। अब ये दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। जब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगे, नर्मदा नदी को पार करके जैसे दक्कन की ओर बढ़े, इनको मिल गए चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध होगा, वो इन्हें रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ क्या है देखिए। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। यहाँ दिया है पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। दो राजवंश थे, एक थे पल्लव, दूसरा चालुक्य। तो ये दक्षिण भारत, यही दोनों तो रोक दिए थे हर्षवर्धन को दक्षिण भारत आने से। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, इनका राज्य पल्लव का। और चालुक्यों का कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, जबकि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मानचित्र 7 पर दिखाया गया है। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया। यहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के थे, तो ये एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, और आक्रमण वहीं किया करते थे जो समृद्ध शहर थे, जैसे राजधानी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य में सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, ना कि उनके पापा से। रवि कीर्ति के अनुसार, जो पुलकेशिन के दरबारी कवि थे, उनके अनुसार पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। ये पुलकेशिन पूर्व तथा पश्चिम समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। अब हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ आ रहा था, तो उसको पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद।
हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी हर्ष अब आनंदित नहीं है इस पराजय के बाद। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। यही पल्लव है, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव के राजा पर भी आक्रमण किया था। दक्षिण भारत में ही पल्लव और ये दोनों मिले थे ना, पल्लव और चालुक्य। तो चालुक्यों में ये पुलकेशिन द्वितीय था, चालुक्यों में पुलकेशिन द्वितीय था, और एक मिला था आपको पल्लव। तो पल्लव के राजा के ऊपर आक्रमण करके उनको परास्त कर दिया था, जिसे उनकी राजधानी कांचीपुरम थी, तो उसके दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। ये जो पुलकेशिन द्वितीय आक्रमण किया था, इसकी विजय अल्पकालीन थी, छोटे समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, दोनों तरफ हानि होती है। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। लीजिए, दो लोगों के बीच में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। अब दोनों आपस में लड़ रहे थे, इसका फायदा उठा लिए राष्ट्रकूट और चोल वंश। राष्ट्रकूट और चोल वंश ने पल्लव और चालुक्यों का अंत कर दिया। इसके बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चल रहा था, देखिए कैसे चलता था। पहले के राजा की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। जमीनी टैक्स, जमीन पर टैक्स, खेती से टैक्स, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। तब के राजाओं को अपना राज्य चलाने के लिए टैक्स सबसे जरूरी होता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। सबसे पहली इकाई गांव होते थे। धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको देखिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। ये प्रशासनिक पद अनुवांशिक बनाए गए। राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, राजनीति में देखिए, प्रशासन की प्रथम इकाई गांव होते थे, ये तो सबको पता है। धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। अब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जब समर्थन जुटाएंगे तो उसको सबसे पहले अनुवांशिक बनाए गए। मतलब पापा के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, अनुवांशिक बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण शासकीय पद अनुवांशिक बनाए गए। बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ये भी हरिशेन भी आए थे, तो अपने पिता की जगह आए थे। दूसरा पॉइंट है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक सीधे विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री थे। ये एक साथ 3-3, 4-4 काम कर रहे हैं। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, उनका बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीन अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। आगे देख लेते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे।
ये प्रभावशाली तो हुई, लेकिन धीरे 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 कुछ व्यक्ति इसी में से इतने शक्तिशाली हो गए कि ये राजा को मार डालेंगे और अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था, कुछ भूमि दे दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे, उसी कर से युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। इसी को सामंत कहा जाता था। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। वहाँ पर ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। देखिए दक्षिण राज्यों की सभाएं कैसे हैं, तो यहाँ दिया गया है। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। पल्लव के जो अभिलेख थे उसमें कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। जहाँ के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उस ग्राम को उर नामक के नाम से जाना जाता। उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इससे इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक करती रहीं। अपनी सभाएं शताब्दियों तक करती रहीं। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा हुई है, मतलब स्थान स्थान पर सभाएं होती थी। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। इसमें से कई स्थानीय सभाओं में से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। इसी को भूस्वामियों का संगठन जो था उसी को सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों, ये किस लिए कराई जाती थी, तो उप समितियों, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी, इनसे जुड़े विभिन्न काम जैसे सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। ये इसी पर चर्चा करती थी ये स्थानीय समितियां। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, जिस इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई। वहाँ पर ये सभाएं उर नामक सभा होने की बात की गई। नगरम व्यापारियों का एक संगठन था, एक नगरम था जो व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर जो सभाएं चल रही थी, इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था, वही इसकी देखभाल करते थे। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। आगे देख लेते हैं उस जमाने में आम लोग। उस जमाने में आम लोग कैसे थे, तो जनसाधारण के जीवन की छोटी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जिस तरह से अरविंद नाटक कर रहा है समुद्रगुप्त उसको बनना है, उसी तरह से हमको कहीं ना कहीं नाटकों के माध्यम से बहुत सी झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिल जाती है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जो नाटक लिखते थे कालिदास, ये
राज दरबार के जीवन का चरित्र चित्रण करते थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। जो कालिदास नाटक लिखे हैं उनमें अधिकांश में राजा और ब्राह्मण को संस्कृत में बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। तो कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। इसमें एक राजा थे जिसका नाम दुष्यंत था और एक राजकुमारी नहीं कह सकते, ये जंगलों में रहती थी, किसी ऋषि के पास रहते थे। तो ये दुष्यंत जब शिकार करते करते गए थे तो इसको देखे तो इससे प्रेम हो गया था उनको। तो इन दोनों के प्रेम के बारे में अभिज्ञान शकुंतलम में बताया गया है, किस तरह से शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम हुआ था। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात की गई है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरा भी है और कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार की भी बात की गई है। एक मछुआरों को अंगूठी मिली। देखिए इनकी प्रेम कहानी के अंतर्गत ही ये मछुआरे को अंगूठी मिली थी। दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम था, दुष्यंत अंगूठी देकर गए थे, शकुंतला से विवाह करने के तत्पश्चात अंगूठी देकर गए थे और बोले थे कि मेरे आने के बाद यही दिखा देना तो हम तुम्हें पहचान लेंगे। और इनकी अंगूठी इनसे खो गई थी। शकुंतला पानी भरने गई थी तो इनकी अंगूठी वहीं पानी में गिर गई थी। जो एक मछली ने निगल लिया था, मछली को मछुआरा पकड़ कर लाया था, तो वो अंगूठी मछुआरे को मिला था। और शकुंतला को ऋषि श्राप भी दिए थे, क्योंकि शकुंतला हमेशा जब ऋषि देखते थे कुछ काम करने के लिए कहते थे तो ये हमेशा दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती थी। इसीलिए ये दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती थी तो ये ऋषि मुनि परेशान हो जाते थे, जिससे वो चिढ़कर इनको श्राप दे दिए थे कि जिसके ख्यालों में तू हमेशा खोई रहती है वही तुझे भूल जाएगा एक दिन। तो इसी तरह से इनकी कहानी है। अब देख लेते हैं मछुआरे को अंगूठी मिली कैसे। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उनके साथ शराब खाने चल पड़े। अब देखिए उनसे हड़पने के लिए शराब खाने चल पड़े। यहाँ चीनी तीर्थयात्री फासियान, इनका अध्ययन हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, का ध्यान उन लोगों की दुर्गत पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो अब सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। इन लोगों को, जो चीनी यात्री फासियान लिख रहा है, अछूत, जिसको अछूत मानते थे, अगर इन अछूतों को इन अछूत लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो ये एक लकड़ी लिए रहते थे, एक दूसरे पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे या फिर बाकी और सब थे, सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बच जाते थे। मतलब रास्ते में होते थे तो घर में चले जाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। अब देखिए
बाणभट्ट है, ये भी दरबारी कवि है। इसके द्वारा अभियान पर निकली राजा की बड़ी सेना का सचित्र वर्णन किया गया है। ये कैसे वर्णन कर रहा है? राजा की सेना देखिए, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब यानी जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जी, मसाला इत्यादि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये जब अपने अभियान पे निकलते थे, कहीं निकलते थे, तो इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर निकलते थे। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी ना, लाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे। गांव वाले दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। जैसे आज भी प्रधानमंत्री कहीं पर आ जाते हैं तो लोगों से मिलना चाहते हैं, हमारी शिकायत जो है, अनुरोध उनके सामने रखना चाहते हैं। उसी तरह से उस समय भी राजा से सब मिलना चाहते थे, पर ये सेनाएं उनके पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। जो व्यापारियों के काफिले में जुते हुए बैल होते थे, वो हलचल भरे माहौल को देखकर, जब राजा की सवारी आ रही है तो हलचल है, हलचल भरे माहौल को देखकर डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब राजा की सवारी निकलती थी तो पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब बच्चा अन्यत्र में देख लेते हैं। मानचित्र 6 पर हमको देखना है 77 में दिया है। अरब ढूंढना है, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से व्यापार। अरब में मरुभूमि यानी मरुस्थल है, फिर भी सदियों से व्यापार होता चला आ रहा है। यातायात का एक बड़ा केंद्र था, उस समय भी बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो अरब के व्यापारी थे और जो अरब व्यापारी तथा नाविक, ये भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग से व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। इसीलिए तो इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना था। इसके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान पवित्र ग्रंथ है ना, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान है, यानी कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। कुरान में क्या लिखा गया है? तो मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, जो मुस्लिम स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखते हैं, उस विश्वास को रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिरवान मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाली स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाली स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। इनका मतलब है वह मुसलमान स्त्री और पुरुष जो विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुष हों, भक्त स्त्री और पुरुष हों, सच्चे स्त्री और पुरुष हों, धैर्यवान स्त्री और पुरुष हों,
दान देने वाले स्त्री पुरुष हों, उपवास रखने वाले स्त्री पुरुष हों, अपनी पवित्रता रखने वाले स्त्री पुरुष हों, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री पुरुष हों, इन सब स्त्री पुरुष के लिए अल्लाह ने क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। 100 सालों में ये इस्लाम धर्म उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत तक फैल गया था। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज का जो पाकिस्तान में है, सिंध को जीत लिया था। अरब सिपाही सिंध को जीत लिए थे 1300 साल पहले। ये आपका ख़त्म हो गया। अध्याय 10 समाप्त हो गया। इसी के साथ अब मिलेंगे अगली वीडियो में अध्याय 11 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।